मित्रों, एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हुए थे। उनमें से एक कौवा था और एक कबूतर था। दोनों के बीच अक्सर धर्म चर्चाएं होती रहती थीं। कबूतर शाकाहारी पक्षी था और कौवा मांसाहारी। दोनों की बुद्धि में कहीं से कहीं तक समानता न थी। वे अक्सर अपनी अपनी कहानियां सुनाकर तर्क दिया करते थे। एक दिन कबूतर ने कौवे से पूछा, मित्र, तुम जानते हो लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? तुमसे घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। तुम गंदा भोजन करते हो, इसीलिए तुम्हारी वाणी भी कर्कश है। तुम्हारा रंग भी काला है और इसीलिए तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता है। कौवा बोला, नहीं मित्र, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सब कुछ खाने के लिए ही तो होता है। तब कबूतर कहने लगा, हे मित्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनना कि खान पान से मनुष्य किस तरह निंदा और नफरत का पात्र बन जाता है। तब कबूतर कौवा को एक कहानी सुनाने लगा। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध नगरी कंचनपुर में राजा कमल भोज राज करते थे। कमल भोज बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे। बड़े धर्मात्मा नरेश थे। एक दिन राजा कमल अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा कमल भोज का दरबार लगा हुआ था। उसी समय राजा के दरबार में तीन पारखी विद्वान प्रवेश किए और तीनों विद्वान राजा से आकर कहने लगे कि हे महाराज, हमें आपके दरबार में नौकरी चाहिए। राजा बोला कि विद्वानों, आपका मेरे दरबार में स्वागत है, परंतु मुझे यह बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। हम आपको अपने यहाँ नौकरी तो दे देंगे, परंतु आप किस तरीके का काम करेंगे? तो पहला विद्वान कहने लगा, महाराज, मैं स्थानों की परख करने में माहिर हूँ। मैं किसी भी स्थान के बारे में बता सकता हूँ कि वह स्थान हमारे रहने की योग्य है या नहीं। राजा कहने लगे, ठीक है, पहले हम आपके गुण की परीक्षा करेंगे। यदि आप अपने कार्य में खरे उतरते हैं तो उसके बाद हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तब तक इस विद्वान को हमारे अतिथि गृह में ठहरा दो। उचित समय आने पर हम इन्हें बुला लेंगे। मंत्री ने उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। तभी दूसरा विद्वान कहने लगा कि महाराज, मैं अन्न के बारे में बता सकता हूँ कि कौन सा अन्न हमारे खाने योग्य है और कौन सा नहीं। कौन सा अन्न उत्तम क्वालिटी का है और कौन सा निम्न क्वालिटी का। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी बड़े काम के व्यक्ति हो, तुम्हारी भी हम उसी तरीके से परीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि आप अपने गुण में सफल सिद्ध हुए तो हम आपको अपने यहाँ आजीवन नौकरी पर रख लेंगे। राजा भी उन्हें भी अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। उसके बाद तीसरा विद्वान बोला, महाराज, मैं भोजन का पारखी हूँ। मैं भोजन को देखकर बता सकता हूँ कि वह भोजन हमारे ग्रहण करने योग्य है या नहीं। राजा ने उसे भी अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। उसके बाद तीसरा विद्वान बोला, महाराज, मैं भोजन का पारखी हूँ। मैं भोजन को देखकर बता सकता हूँ कि वह भोजन हमारे ग्रहण करने योग्य है या नहीं। राजा ने सोचा कि यह भी विद्वान बड़ा काम का है। यदि यह अपने काम में सफल होता है तो हम इसे भी अपने यहाँ काम पर रख लेंगे। इस प्रकार से राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने यहाँ अतिथिशाला में ठहरा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक दिन राजा कमल भोज ने कहीं बाहर जाने का निश्चय किया। सोचा कुछ दिन के लिए हमें घूमना चाहिए। घूमने का विचार बनाया और चलने लगे तो राजा साहब का जो स्थान परखने वाला व्यक्ति था उसे अपने साथ में ले लिया और वहां से जाने लगा। चलते चलते महाराज को संध्या हो गई।
महाराज किसी स्थान पर पहुंच गए। महाराज ने मन में विचार किया कि रात्रि में अब और आगे जाना उचित नहीं है, इसीलिए यहीं पर शिविर लगा लिया जाए और रात यहीं पर व्यतीत करते हैं। सवेरा होगा तो आगे को प्रस्थान करेंगे। वह व्यक्ति बोला, महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप जहाँ ठहरना चाहते हैं मैं भी आपके साथ वहीं पर रुक जाऊंगा। तब राजा ने देखा कि वहीं पास ही में एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव से बाहर एक बहुत ही शानदार झोपड़ी बनी हुई थी। प्राचीन समय में झोपड़ियां ही ज्यादा होती थीं। उस झोपड़ी के बाहर चार चारपाहियां बिछी हुई थी। राजा ने देखा कि वहां चारपाहियां तो चार बिछी हुई हैं, परंतु वहां किसी व्यक्ति का निवास स्थान मालूम नहीं पड़ रहा था। वहीं पास ही में एक भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि न तो मंदिर पर कोई पुजारी था और न ही उन चारपाहियों पर बैठने वाला कोई व्यक्ति था। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब क्या, हमें तो रात बितानी है। फिर राजा ने अपने उस विद्वान से कहा कि आज हम इसी आश्रम पर रुकेंगे, क्योंकि गांव में अगर हम किसी के पास में रुके तो हो सकता है कि किसी के पास हमारे सोने की व्यवस्था हो या ना हो। हमें अपने ही विचारों से निर्णय करके दूसरे की परिस्थिति को मापना चाहिए। राजा ने यहीं पर रुकने का निर्णय किया। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम यहीं ठहर जाते हैं। राजा और विद्वान उस पवित्र स्थान पर ठहर गए। जो मंदिर था उस मंदिर पर वहीं पर बैठ गए। राजा और पारखी विद्वान जब अपनी अपनी चारपाही पर लेटे तो रात हुई गहरी। तो रात में महाराज कमल भोज को एक उद्गम करने वाला सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि राजा कमल भोज अपनी ही माता की हत्या कर रहे हैं। ऐसा भयानक सपना देखकर राजा की नींद टूट गई। राजा कमल भोज चारपाही से उठकर बैठ गया। उनके चेहरे पर पसीना था, वे बड़े घबराए हुए थे और घबराते हुए स्वर में वे अपने उसी विद्वान को जगाने लगे और उससे कहने लगे, हे विद्वान, हमें इसी समय रात्रि में घर चलना चाहिए। हो सकता है कि राजमाता पर कोई बड़ा संकट हो। तो वह पारखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज शांत हो जाइए। महाराज, हमें घर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं नरेश, वह मैं पहले ही जानता हूँ। राजा कहने लगे, आप जानते हैं? आप क्या जानते हैं? वह पारखी विद्वान बोला, राजन, आप जो कुछ उदाग्नि होने वाला स्वप्न देखा है वह इस स्थान का प्रभाव है। आपकी माता पर कोई संकट है नहीं। देखने में तो यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, परंतु हे महाराज, इस मंदिर परिसर में रहने वाला पुजारी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी। इसी कारण आपको यह सपना दिखाई दिया। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा कहने लगा, स्थान का प्रभाव यह कैसे हो सकता है? तब राजा उस पारखी विद्वान की बात का परीक्षण करने के लिए सुबह होते ही प्रातःकाल उस गांव के व्यक्तियों को अपने पास बुलाया। जब गांव के लोग आ गए तो उनसे महाराज कमल भोज कहने लगे, हे गांव के लोगों, यहाँ इतना पवित्र स्थान है, परंतु यहाँ हमें कोई भी पुजारी, पंडित या कोई आचार्य दिखाई नहीं देता है। यहाँ कोई रसोई घर भी दिखाई नहीं पड़ता है। जब भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है तो यहाँ किसी न किसी पुजारी को रहना चाहिए। राजा के पूछने पर गांव के लोगों ने बताया, महाराज, इस मंदिर पर पहले एक पुजारी रहता था। एक दिन पुजारी ने किसी बात पर क्रोध के आवेश में अपनी माता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। उसी पाप दोष के कारण राजन यह स्थान अपवित्र हो गया है।
हम इस स्थान के दर्शन करने भी नहीं आते हैं। राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने साथ आए स्थान की परख करने वाले विद्वान को राजा ने बहुत शाबाशी दी। राजा साहब कहने लगे, विद्वान, तुम वाकई में बहुत योग्य हो। अब मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ। राजा साहब वहीं से उस विद्वान को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आए। राजा ने घर आकर देखा तो उनकी माता राजमहलों में कुशल पूर्वक थी। माँ को देखकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और फिर जाकर अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो गए। फिर उस स्थान पर रखने वाले विद्वान को बुलाया और भरे दरबार में उसके बारे में राजा साहब कहने लगे कि हे दरबारियों, यहाँ से जाने के बाद हम किसी स्थान पर ठहरे हुए थे और उस स्थान के बारे में इस विद्वान ने यह बताया कि इस स्थान पर कुछ समय पहले हत्या हुई थी। यह स्थान रहने की योग्य नहीं है, अपवित्र स्थान है। जबकि देखने में भगवान शंकर का वहाँ मंदिर बना हुआ था। राजा ने अपने सभासदों से यह बात कही कि मैंने जब उसकी जांच की और पड़ोस के ग्रामीणों को बुलवाया तो उन्होंने बताया कि महाराज, इस मंदिर में रहने वाला पुजारी ऐसा क्रूर व्यक्ति था कि उसने अपनी माता की निर्मम हत्या कर दी थी। इसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तब राजा ने उसी विद्वान से पूछा, विद्वान, आपको यह कैसे पता चला कि वह स्थान रहने की योग्य नहीं था? तो विद्वान राजा के दरबार में कहने लगा, महाराज की जय हो। हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका प्रभाव उसी स्थान पर उसी समय पर आरंभ हो जाता है। महाराज, आप गंगा स्नान को जाइए, यह तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप शमशान घाट पर जाइए तो वहाँ कुछ अलग ही विचार आएंगे। आप मंदिर पर जाएंगे तो वहाँ ईश्वर भक्ति के विचार आएंगे। आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ शराब बेची जाती हो तो उस स्थान पर आपके मन में वहाँ का दूषित वातावरण भर जाएगा। महाराज, अगर आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो आपके मन में रणभूमि के विचार आएंगे। हे राजन, इसीलिए स्थान का बड़ा ही महत्व होता है। हर स्थान का अलग अलग वातावरण होता है। वहाँ घटने वाली घटनाएं इस जगह को अपने में समेट लेती हैं। वहाँ जो भी बोलता है, वहाँ जो भी होता है, अच्छा बुरा उस जगह पर प्रभावी हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वहाँ का माहौल आपके अंदर के विचारों को, सोच को अपनी तरह बनाने का प्रयास करता है। जिस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है उस पर उसी स्थान पर वातावरण हावी होने लगता है। इसीलिए मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि अपना आवास, अपना रैन बसेरा, अपना ठिकाना उसी स्थान को बनाना चाहिए जो स्थान पवित्र हो, जिसके चारों ओर का वातावरण साफ स्वच्छ हो, जहाँ रहने वाले लोग धर्मात्मा और सज्जन हों, जहाँ किसी तरह के व्यसनी लोग न रहते हों, जहाँ किसी जीव की हिंसा न होती हो, जहाँ चरित्रवान लोग रहते हों। उस जगह का पुराना इतिहास भी लोगों से मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं आप और आपके बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। यही सत्य है। इधर वह कबूतर बोला, हे कौवे मित्र, आगे सुनो। वह पारखी विद्वान कहने लगा, महाराज, जानते हो मैंने उस जगह के बारे में किस तरह अनुमान लगाया। जैसे ही मैंने उस स्थान में प्रवेश किया तो मेरे मन में हत्याएं, अपराध, जघन्य कृत्य सामने आने लग गए। मेरे विचार बदल गए। मेरे मन में हिंसात्मक बातें आने लगी। तो मैं समझ गया कि इस स्थान पर जरूर किसी ने किसी की हत्या की है। उस विद्वान की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने यहाँ आजीवन नौकरी दे दी। राजा ने उस स्थान पर रहने वाले की तो परीक्षा ले ली थी।
परंतु अब दूसरे विद्वान की बारी थी। राजा का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो राजा के लिए अन्न का भंडारण करता था। एक दिन वह 500 कुंटल गेहूं लेकर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, राजन, मैं राज्य के लिए 500 कुंटल गेहूं लेकर आया हूँ, परंतु राजन, यह अच्छी और उत्तम किस्म के गेहूं हैं, इसीलिए इनकी कीमत कुछ ज़्यादा देनी पड़ेगी। राजा कहने लगे, ठीक है, बताइए आप कैसे गेहूं लेकर आए हैं। और राजा के अन्य दरबारियों ने उस अनाज को देखा तो वास्तव में वह अन्न बड़ा ही उत्तम था, चमकदार था और काफी साफ सुथरा था। तो राजा के मंत्री बोले, महाराज, बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो कहते हैं इस अन्न का कई साल तक का भंडारण कर दिया जाए, यह खराब नहीं होगा। उसी समय राजा के दिमाग में विचार आया कि हमारे यहाँ अतिथि गृह में एक अतिथि ठहरा हुआ है जो अन्न को परखने का विद्वान है। क्यों ना एक बार इस अन्न को उसी को दिखा लिया जाए, इससे उसकी भी परीक्षा हो जाएगी और हमें अन्न का भी पता चल जाएगा। राजा कमल भोज ने यही सोचकर आदेश दिया कि उस विद्वान को बुलाया जाए। तो महाराज के मंत्रियों ने उस अन्न परखने वाले को राज दरबार में बुला लिया और उससे कहा कि विद्वान, अब आप परख कर बताइए कि यह अन्न कैसा है, यह हमें लेना चाहिए या नहीं। उस अन्न को परखने वाले ने उस अन्न को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही राजा से कहने लगा, हे राजन, यह अन्न किसी चोर व्यक्ति के द्वारा कमाया गया है, इसीलिए यदि आप इस अन्न को लेंगे तो हमारे राज्य में, हमारी सेना में, हमारे अधिकारी और नौकरों में चोरी की भावना जागृत हो जाएगी। राजा साहब यह सुनकर बड़े ही हैरान हुए और वे तुरंत उस व्यापारी से बोले, हे सौदागर, तुम इस चोरी के अन्न को कहाँ से लाए हो? तो सौदागर बोला, नहीं महाराज, मैं तो आपका पुराना व्यापारी हूँ और आपके लिए अन्न का भंडारण हमेशा से करता आया हूँ। मैंने इस अन्न को आपके एक महान जमींदार से खरीदा है, जिसके पास हजारों बीघा जमीन है, वह कभी चोरी नहीं कर सकता है। राजा कहने लगे, उस किसान को बुलाया जाए। तो महाराज के आदेश के अनुसार सैनिक वहीं पहुंच गए जहां सौदागर ने अन्न खरीदा था। उस किसान को बुलाकर ले आए और उस किसान को महाराज के दरबार में पेश किया। जब किसान महाराज के दरबार में आया तो महाराज को प्रणाम किया। राजा साहब ने उस किसान को सामने बैठने के लिए आसन दिया और किसान के बैठ जाने के बाद राजा कहने लगा कि किसान, यह बताओ कि यह जो अन्न है जिसे आपने व्यापारी को बेचा है, यह अन्न आपने कहाँ से चुराया है? तो वह किसान कहने लगा, राजन, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास 100 बीघा जमीन है और मेरे पास हजारों कुंटल गेहूं पैदा हुआ करते हैं। हे राजन, यह मेरे द्वारा उगाया हुआ है, इसमें मैंने चोरी का एक भी दाना नहीं मिलाया है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, सच सच बताओ, कहीं न कहीं आपने इसे चोरी से कमाया है, सत्य क्या है, मुझे सत्य बताइए। तो किसान बोला, नहीं राजन, यह तो मेरे खेत में ही पैदा हुआ है, मैंने कहीं से चोरी नहीं की है। तो राजा उस विद्वान की तरफ देखने लगा जो अन्न परखने वाला व्यक्ति था। तो वह विद्वान कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, यह किसान झूठ बोल रहा है, यह अन्न किसी चोर ने कमाया है। जब यह बात उस विद्वान की सुनी तो किसान कहने लगा, हाँ महाराज, यह तुम्हारा विद्वान सही कह रहा है। जैसा कि महाराज मेरे पास हजारों बीघा जमीन है तो उस जमीन को मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ। एक दिन किसी राजा के यहाँ से एक बहुत बड़ा शातिर चोर फरार हो गया था। राजा की जेल से छूटकर भाग गया था। उस चोर ने अपना भेष छुपाया और भेष छुपा करके वह मेरे यहाँ आया था।
मुझसे उसने सारी हकीकत बता दी कि मैं उस राजा के यहाँ जेल में बंद था और राजा की जेल से छूट करके आपके यहाँ आया हूँ। आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल रोटी और वस्त्र देते रहना। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा सारा काम भी करता रहूंगा, तो मैं राजी हो गया। फिर महाराज मैंने उस चोर को अपने यहाँ रख लिया और महाराज इस साल की जो फसल पैदा हुई है यह उसी चोर की मेहनत है। उसी ने खेतों में जुताई से लेकर बुआई कटाई सिंचाई सारे काम उस चोर के द्वारा ही किए गए हैं और इसीलिए महाराज आपका यह अन्न परखने वाला बड़ा विद्वान है। इसने तो सही कहा है कि अन्न चोर ने कमाया है। यह अन्न चोरी करने वाले व्यक्ति का ही कमाया हुआ धन है। राजन, आपके इस विद्वान की बात बिल्कुल सत्य है। किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, वाह कितना बड़ा विद्वान मेरे दरबार में मौजूद है। राजा ने उस विद्वान से पूछा जो अन्न परखने वाला था कि हे विद्वान महोदय, मुझे यह बताइए कि आपने इस अन्न को हाथ में लेते ही कैसे पहचान लिया, जबकि इसकी चमक सोने के समान है। यह साफ सुथरा अन्न है, परंतु हाथ में लेते ही तुमने कैसे बता दिया कि चोरी का कमाया हुआ है। तो वह विद्वान व्यक्ति कहने लगा, राजन, जब मैंने इस अन्न को हाथ में लिया तो हाथ में लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अन्न तो सोने के समान चमक रहा है और जब मैंने यह देखा तो मेरा ध्यान महाराज आपके महल पर पड़ा जो सोने का कलश लगा हुआ है। मेरा ध्यान उस स्वर्ण कलश पर चला गया और मैं देखने लगा कि अन्न और स्वर्ण कलश दोनों देखने में चमक रहे हैं, परंतु हे राजन, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मैं इस राजा की नौकरी क्यों करूं। मैं राजा के स्वर्ण कलश को चोरी करके ले जाता हूं तो मेरी कई पीढ़ियां बैठे बैठे आराम से भोजन कर सकती हैं। हे राजन, मैंने मेरे जीवन में किसी की चोरी नहीं की है, परंतु इस अन्न को हाथ में लेते ही मेरे मन में यह विचार आने लगा और जब विचार आया तो मैं जानता हूँ, राजन, विद्वान लोग कहते हैं जैसा खाओगे वैसा मन होगा, अर्थात अब जैसा अन्न ग्रहण करोगे उसी प्रकार का आपका मन हो जाएगा। तो राजा उस विद्वान की बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उसको भी आजीवन अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार फिर कुछ समय बीता। हर राजा के दरबार में नौकरी के लिए कोई न कोई आता रहता था। तो एक दिन एक प्रसिद्ध रसोइया भोजन बनाने के लिए महाराज के दरबार में आया और महाराज से कहने लगा, हे राजन, मुझे आपके दरबार में नौकरी करनी है। तो राजा कहने लगा, बताओ आप क्या कर सकते हो। रसोइया भोजन बनाने वाला कहने लगा, महाराज, मैं भोजन बनाने वाला हूँ और आपके यहाँ भोजन बनाने का कार्य कर सकता हूँ। महाराज, मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अच्छे से अच्छा भोजन बना सकता हूँ। तो राजा कमल भोज मन में विचार करने लगे कि ठीक है, यह भोजन बनाने का काम करता है तो अच्छी बात है, इसे अपने यहाँ रख लेते हैं। परंतु राजा भोज ने उस भोजन बनाने वाले से कहा कि हे भोजन बनाने वाले, पहले तुम्हें आज परीक्षा देनी होगी। राजा का भोजन हम स्वयं चख कर देखेंगे। भोजन बनाने वाला कहने लगा, ठीक है महाराज। अब तो उस रसोइये को राजा ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उससे कह दिया कि आज का भोजन हम स्वयं खा करके देखेंगे, आप जाइए भोजन बनाइए। भोजन बनाने वाले ने पूरा कौशल लगाकर भोजन बनाया। पूरे होश हवास में जितना हो सकता था, जितना अच्छा से अच्छा भोजन बन सकता था, उतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और जब भोजन तैयार हो गया तो महाराज कमल भोज को उस रसोइयों ने बुलाया कि महाराज, हमने जो भोजन बनाया है उसे आप देख सकते हैं कि भोजन कैसा है।
अपने मंत्रियों के साथ और उस भोजन को परखने वाले के साथ महाराज अपने रसोई के घर में पहुंचे। राजा ने जब भोजन को खाकर देखा तो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। बहुत ही अच्छा भोजन बनाया हुआ था। उन मंत्रियों ने भोजन को खाया तो उन मंत्री कहने लगा, महाराज, हमने बहुत भोजन बनाने वाले को देखा है, परंतु ऐसा कुशल भोजन बनाने वाला हमारे राज्य में पहली बार आया है। हे महाराज, इसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। तभी वह जो भोजन परखने वाला विद्वान था, राजा ने उससे कहा कि हे विद्वान, आप यह बताएं कि भोजन बनाने वाला और यह बना हुआ भोजन कैसा है। उसी समय वह राजा का विद्वान महाराज कमल भोज से कहने लगा, हे राजन, यदि आप इस भोजन बनाने वाले को अपने दरबार में रखोगे तो इसके हाथ का बना हुआ भोजन खाकर हमारे राज्य के अधिकारी कर्मचारी सब लुटेरे हो जाएंगे। उनमें लूटपाट की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। मित्रों, यह बात सुनकर के राजा कहने लगा कि तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा, हाँ महाराज, आप इस रसोइये से पूछिए, यह कोई अवश्य ही लुटेरा है जो भोजन बनाने का काम करता है। यह कोई लुटेरा व्यक्ति है और यह भोजन बनाने के बहाने हमारे यहाँ से कुछ लूटपाट करना चाहता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उस रसोइये को अपने दरबार में बुलाया और उस भोजन बनाने वाले से कहने लगा, हे विद्वान, वास्तव में तुम भोजन बनाने में कुशल हो। तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। तुम्हारे भोजन में बड़ा स्वाद है, परंतु तुम यह बताओ कि वास्तव में तुम पहले से रसोई का काम करते थे या फिर कुछ और। बिल्कुल सही सही बताना, अन्यथा तुम जानते ही हो झूठ बोलने का परिणाम क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। जब राजा ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा तो रसोइया घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करना। रसोई बनाना यह मेरा कोई पुश्तैनी काम नहीं है। शुरू से मैं अब तक लोगों के यहाँ डकैती डालता था। मैंने न जाने कितने व्यक्तियों को मारा है, कितनों के यहाँ डकैती डाली है और कितने राजाओं ने मुझे गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं, परंतु मैं किसी के हाथ नहीं आया। जब मैं एक प्रसिद्ध लुटेरा बन गया तो लोग मुझसे डरने लगे। फिर मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मुझे भोजन बनाने की कला बहुत अच्छी आती है, क्यों ना मैं किसी राजा के यहाँ रसोइये का काम करूं। और यदि मैं रसोइये का काम करूंगा और राजा के यहाँ रहूंगा तो मुझे फिर कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं रसोइया हूँ या लुटेरा हूँ। मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूँ, परंतु अब मैं डाके का कार्य नहीं करता हूँ। रसोइये की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसे तुरंत सबके सामने उस भोजन पर रखने वाले को सम्मानित किया और आजीवन उसे अपने यहाँ रख लिया। इसके बाद राजा ने उस विद्वान से कहा कि तुमने इतनी कुशलता से कैसे जान लिया कि यह जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला है इसका भोजन सही नहीं है। तो वह विद्वान बोला, हे महाराज, हमारे वेद पुराण वेद शास्त्रों में भोजन के नियम लिखे हैं। हे राजन, जब मैंने इसका भोजन ग्रहण करने की सोची तो उसी समय मेरे दिमाग में लूटपाट के प्रश्न आने लगे। मैं सोचने लगा कि महाराज के गले में स्वर्णहार है। मुझे आपका हार दिखाई दे रहा था और मैं सोचने लगा यदि राजा के गले में से मैं इस हार को छीन लूं तो मेरा जीवन आनंद से कट जाएगा। इसलिए हे महाराज, यदि रसोइये को आपने रखा तो आपके राज्य का संचालन खराब हो जाएगा। आपके अधिकारी, आपकी सेना के जवान लुटेरे हो जाएंगे। कहते हैं कि मनुष्य का प्रथम होता है
खान पान यदि उसके अंदर शुद्ध और पवित्र बुद्धि से बनाया हुआ भोजन ही जाता है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र रहती है। दूषित भोजन या दुष्ट बुद्धि से बनाया हुआ भोजन खाने वाले की बुद्धि भी कलुषित कर देता है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। सात्विक भोजन सात्विक विचार बनाता है, तामसी भोजन आपके दिमाग में क्रोध भरता है। इसीलिए मनुष्य को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई में जो नारियां भोजन बनाती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय उनका दिमाग शांत हो, किसी तरह की क्रोध की भावना मन में ना हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो। यदि वह क्रोध युक्त बुद्धि से ईर्ष्या द्वेष की भावना से लेकर भोजन बनाती है तो खाने वाले के अंदर भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही द्वेष चलता ही रहता है। जब तक स्त्री क्रोध में भोजन बनाती है तो उस भोजन को ग्रहण ना करें। चोरी का भाव मन में है, किसी को मारने का भाव मन में है, किसी को लूटने की बात मन में चल रही है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आपने देखा है जब कभी पति पत्नी में झगड़ा होता है तब पत्नी को गुस्से में खाना बनाना पड़ता है, तब उसके पति के मन में विचार आता है कि मैं इसके हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा, मैं खुद ही बनाकर खाऊंगा। ऐसा विचार इसलिए पति के मन में आता है क्योंकि पत्नी जब खाना बना रही होती है तब उसके मन में पति के प्रति क्रोध और ईर्ष्या का भाव चल रहा होता है। इसीलिए कहते हैं जब भी घर की महिलाएं भोजन बनाएं तो वह खुश होकर ही भोजन बनाएं, इससे भोजन का स्वाद दोगुना हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य को यह 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक उत्तम स्थान पर रहना चाहिए। नंबर 2, उत्तम अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन में वही अन्न शामिल करना चाहिए जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो। अन्न से बुद्धि का निर्माण होता है। अगर दूषित अन्न खाओगे तो बुद्धि भी दूषित हो जाएगी और जैसी बुद्धि होगी वैसा ही कर्म करोगे। यदि आप लूट का अन्न खाओगे तो आपका दिमाग भी लूट मचा देगा। नंबर 3, अगर तुमने भोजन किसी गलत व्यक्ति के द्वारा तैयार किया हुआ खा लिया तो उसके अवगुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं भोजन के भी कई नियम होते हैं। पापी के हाथ का अन्न खाओगे तो कुछ अंश आपके ऊपर भी आ जाएगा। किसी हिंसक व्यक्ति के हाथ का भोजन खाओगे तो आपकी बुद्धि भी हिंसक बन जाएगी। इसीलिए भोजन में सावधानी बरतें और अपने जीवन को खुशहाल रखें। इस तरह विद्वान राजा को समझाकर शांत हो गए। तब राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने राजमहल में नौकरी पर रख लिया और इस घटना के बाद से उन तीनों विद्वानों की सलाह लेकर कार्य करने लगे।